कंफर्म। नमस्कार, मैं उमाशंकर सिंह। आज हमारे साथ पड़ोसी देशों के संबंध को चीनी के जैसा मधुर करने वाले पूर्व पूर्व ब्यूरोक्रेट और थिंक टैंक राम नरेश सिंह जी हैं, जिन्होंने पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार जैसे पड़ोसी देशों से हमारे संबंध को प्रगाढ़ता तक लाने का एक अहम भूमिका निभाया। आज मैं उनसे विस्तार से बात करूंगा कि इन पड़ोसी देशों के साथ कल का कैसा इनका एक्सपीरियंस रहा है, कैसा अनुभव रहा है। आज जब ये विवेकानंद फाउंडेशन के माध्यम से आज भी उस मीठे संबंधों को बरकरार रखने के लिए या संबंधों को बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं, तो मैं इनसे उन सारे विषयों पर बात करूंगा। कैसा था कल का संबंध, कैसा होगा कल का संबंध, और उसके लिए क्या कर रहे हैं हमारे थिंक टैंक के माध्यम से राम नरेश सिंह जी को। अभी फ़िलहाल मैं नेपाल के बारे में चर्चा करूंगा। नेपाल जब मैं विद्यार्थी था उन दिनों से आज तक यही सुनता आ रहा हूं कि एकमात्र हिंदू राष्ट्र नेपाल है, और नेपाल और भारत के संबंध को हमेशा इसी रूप में कहा जाता था, बेटी रोटी का रिश्ता है, बेटी रोटी का रिश्ता है। और सारे हमारे पर्व, उत्सव, पुरानी तिथियां सब भारत और नेपाल, सिर्फ बोली दो है, लगता ही नहीं है कि दोनों दो राष्ट्र हैं, दो अलग अलग देश हैं। वर्चुअली एक लगता था, जैसे लगता है, आज भी लगता है कि एक ही देश का एक भाग नेपाल है, एक भाग यहाँ है। वैसे भौगोलिक दृष्टि से एक राष्ट्र नेपाल है, एक सार्वभौम राष्ट्र भारत है। संबंध राजा के समय से और अभी तक खट्टा मीठा आता रहा है, होता रहा है। संबंध हमारा उस समय से गड़बड़ाया जिस समय 2005 में नेपाल को सेकुलर स्टेट बना दिया गया और नेपाल की राजशाही को ख़त्म किया गया और सेकुलर स्टेट बनाया गया। उन्हीं दिनों से लगा कि नेपाल और भारत भी एक सेकुलर स्टेट है, लेकिन जो प्यार, मोहब्बत, हिंदू राष्ट्र माने या न माने, भारत सेकुलर स्टेट है, लेकिन फिर भी सांस्कृतिक विरासत इसका जो है, हमारी भारतीयता, जो हिंदू राष्ट्र नहीं कहेंगे, भारतीयता जो हमारी है वही नेपाल में थी। उसमें थोड़ी कमी आई है जब से नेपाल सेकुलर राष्ट्र बना है, जब से नेपाल में कन्वर्शन को जायज़ माना गया है, तब से धीरे धीरे खटास आना शुरू हुआ है। जब से 2005 से जब वहाँ के माओवादी अंडरग्राउंड थे और उसको ओवरग्राउंड करके माओवादियों को एक लीगल शेप दिया गया, माओवादी पार्टी बनी, धीरे धीरे खटास आना। राजा के समय जो खटास था वो खट्टा मीठा खटास था, उस खटास में तिक्तता का आना शुरू हुआ 2005 से, जब वो एक सेकुलर स्टेट बना। नंबर 2, चीन हमेशा ये चाहता रहा है कि नेपाल को एक बफर स्टेट जो भारत और नेपाल के बीच में है, नेपाल में हम कैसे घुसें, और उसकी कोशिश हमेशा करता रहा है। जब से माओवादियों की ताकत बढ़ी है, जिसमें मैं कहूँगा कि गलती हमारी भी है, गलती भारत की भी है। 2005 में जब नेपाल एक सेकुलर राष्ट्र होने जा रहा था, उस समय भारत एक रोल अदा कर सकता था, राजशाही को नहीं ख़त्म करके, या राजशाही को एक ऐसा शेप देना जिसमें उसकी प्राचीन ढांचा, उसका प्राचीन ढांचा कायम रहता, तो ज़्यादा बेहतर रहता। हमने उसमें वैसा रोल अदा नहीं किया। ये मौका चीन को अच्छा मिला और चीन ने पेनिट्रेशन शुरू किया। आर्थिक ताकत उसके पास थी और सामरिक रूप से वो अपने को मजबूत करने के लिए नेपाल में घुसना शुरू किया, पैसे के जोर पर घुसना किया। सब ढंग से घुसते घुसते आज इतना ज़्यादा घुसने की कोशिश कर रहा है कि जो वहाँ भगवान बुद्ध का जन्मस्थली क्या है, वो कौन जगह, हाँ,
कुशीनगर, वहाँ तक को वो जायज़ मान रहा है, वहाँ बुद्धिस्ट सेंटर बनाने की कोशिश कर रहा है, माने तरह तरह का कवर ले रहा है। इन सब चीज़ों के बावजूद भी, अच्छा अभी वहाँ माओवादी सरकार है, ओली जी वहाँ के प्रधानमंत्री हैं। सर एक क्रॉस क्वेश्चन बनता है। हाँ, आपने बोला 2005 में हमने कुछ गलतियां किया, तो उस गलतियों को क्या हम 2005 से लेके 2021 तक में सुधारने का कोशिश कितने हद तक कर रहे हैं? ऐसा है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन बनने का सवाल था। जब राजशाही जब ख़त्म हुआ तो कॉन्स्टिट्यूशन जो बना, उस कॉन्स्टिट्यूशन बनने में हमने बाधा क्या उत्पन्न करना, हमने मदद कर दी। वो उसमें यूरोपियन कंट्रीज़ का ये इंटरेस्ट था, कन्वर्शन का इंटरेस्ट था। यूरोपियन कंट्रीज़ का इंटरेस्ट था कि उसमें सेकुलर स्टेट बने। हम उस चाल में आ गए और हमने उसके कॉन्स्टिट्यूशन को ऐसा फ्रेम करने में साथ दे दिया कि अब उसको हटाना, और ऐसे नेपाल में कोशिश हो रही है राजशाही की, नेपाल वाले कोशिश शुरू कर रहे हैं, वहाँ आंदोलन इसका चल चुका है। भारत खुल के इसमें शायद नहीं आए, शायद भारत को पॉलिटिकली सूट न करे कि राजशाही को हम वापस लाएं और उस कॉन्स्टिट्यूशन में छेड़छाड़ करें, भारत को नहीं सूट करे। लेकिन हमारी गलती तो हो गई। उस गलती को भारत सरकार अब कैसे ठीक करती है, क्योंकि इसके सामने परेशानी आ गई है। एक बार कॉन्स्टिट्यूशन ने उसका बनवा दिया है, अब उसके कॉन्स्टिट्यूशन को बदलना शुरू, अब वहाँ के लोग इसको महसूस कर रहे हैं, वहाँ आंदोलन शुरू हो गया है। वहाँ अभी ओली सरकार है, नेपाल की सड़कों पर राजशाही का आंदोलन फिर से शुरू हो गया है। हमारी जहाँ तक व्यक्तिगत राय है, राजशाही वापस आए। आज भी वहाँ ये हमारा गोरखनाथ का जो मंदिर है, इस मंदिर के अनुयायी जो हैं आज भी वहाँ छाए हुए हैं। आज उसके चीफ हमारे योगी आदित्यनाथ हैं, उसके चीफ हैं जो गोरखनाथ का वहाँ है, उसके लार्ज संख्या में उनके फॉलोअर्स हैं, आते हैं। दोनों देश का आना जाना है, हमारे शंकराचार्य का आना जाना है, शंकराचार्य जी जाते हैं, पुरी वाले शंकराचार्य जी जाते रहते हैं, निश्चलानंद जी। तो ये जो माओवादी सरकार आई, वो इसको धीरे धीरे कट करना शुरू की, बहुत कोशिश किया है। लेकिन मैं आपको निश्चित रूप से बताऊं, जो अभी हाल का जो सर्वे आया है, और मैं गया भी था और लोगों से जो बातचीत होती है, ये ऐसा खून का रिश्ता है कि चीन लाख कोशिश करके मर जाए, भारत सरकार कितना भी उदासीन हो जाए, दोनों का संबंध नहीं टूटेगा, संबंध बरकरार रहेगा। लेकिन इससे हानि बहुत ज़्यादा हो जाएगी अगर इसमें इम्प्रूवमेंट नहीं आया और वहाँ के लोग नहीं खड़े हुए और यहाँ के लोगों ने इस पर विचार नहीं किया। क्योंकि चीन और नेपाल एक हो नहीं सकता है, कल्चरली दोनों का फ़र्क है। इतने दिनों के अंदर में ही वहाँ की नेपाली जनता महसूस करने लगी कि चीन के साथ मेरा संबंध नहीं निकल सकता है, वो व्यापारिक संबंध है, उससे कोई रिश्ता ही नहीं है। नेपाल से, भारत से खून का रिश्ता है। लाखों नेपाली यहाँ हैं, लाखों भारतीय वहाँ हैं, हमारी तिथि है, हमारा उत्सव है, हमारा होली है, हमारा दशहरा है, हमारी माँ जानकी हैं, राम हैं। कैसे अलग किया जा सकता है? राम और सीता के संबंधों को तोड़ा नहीं जा सकता। कैसे तोड़ा जा सकता है? इसलिए हमको चाहिए, जो आज हम भारत में जब हम सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात करते हैं, तो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद में हमको नेपाल को समेट के रखना चाहिए। एक ही तो नेपाल है, उसको समेट के रखना चाहिए। आप जैसे कानूनी ढंग में जैसे हो, लेकिन नेपाल को किसी कीमत पर हमको भारत को बिखरने नहीं देना चाहिए। ये भारत के हक में है। नेपाली जनता भी इस बात को महसूस करती है और हमें ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि दोनों अलग न हो, न अलग होंगे। हालांकि विदेशी ताकतें इसमें, यूरोपियन ताकतें लगी हुई हैं, चाइनीज़ ताकतें लगी हुई हैं, सब लगी हुई हैं कि भारत और नेपाल का संबंध टूटे। सर छोटी मुँह बड़ी बात, आपने पहले भी, और आपका कैरियर का ग्राफ अगर मैं देखूं तो इन्हीं सब संबंधों को बनाने और मजबूत करने में आपका एक पूरा कैरियर गुजर गया। तो क्या हम कितने होपफुल, हम भारतवासी कितने उम्मीद में रहें कि हमारे ये संबंध जो नेपाल के साथ में है, बेटी रोटी का संबंध, तो वो बरकरार ही रहेगा।
कितने परसेंट हम उम्मीद कर रखें? मैं आपको बताऊं, जब अभी केपी ओली जो घनघोर माओवादी हैं, माओवादी पार्टी के भी हैं, जब प्राइम मिनिस्टर हुए, और केपी ओली के प्राइम मिनिस्टर होने के बाद जितना माओवादियों ने उग्र रूप अपनाया और चीन ने जितना उग्र रूप अपनाया, और दोनों मिलके जो जिस ढंग से उन्होंने एटीट्यूड अडॉप्ट किया, लगा कि चीन इन्हीं के समय में जैसे नेपाल पर कंप्लीट काबिज हो जाएगा, इस ढंग से चीन ने काम करना शुरू किया। और केपी ओली ने इसी ढंग से भारत से संबंध रोक के चीन के तरफ जाना शुरू किया। हताश हो गए, भारत के लोग भी हताश हो रहे थे और चीन की जनता भी हताश हो रही थी, जो प्रो किंग एलिमेंट थे वो भी हताश हो रहे थे, और लग रहा था कि क्या हो जाएगा केपी ओली और चीन का। मैंने ये हालत हो गया था कि चाइनीज़ एम्बेसडर जो वहाँ लेफ्ट फ्रंट की सरकार है, जिसमें केपी ओली हैं और प्रचंडा हैं, इन लोगों में हुआ था कि आधा आप प्रधानमंत्री रहेंगे, आधा वो प्रधानमंत्री रहेंगे। इन दोनों में बात बनी नहीं है, और दोनों में खटास आना जब शुरू हुआ अपने कारणों से, तो चाइनीज़ एम्बेसडर बैठ के इनकी मीटिंग करवा के इनको तो एक आपस में झंझट न हो, एक करने में 3 बार वो चाइनीज़ एम्बेसडर इन लोगों का मेल मिलाप कराया। इतना उनका प्रभाव बढ़ गया था। लेकिन इन सब के बावजूद भी, इतना प्रभाव बढ़ने के बावजूद भी आज की स्थिति, आज की तारीख की स्थिति ये है कि केपी ओली को देना पड़ा कि फिर से चुनाव हो। प्रचंडा उनसे अलग हुए हैं और सारी नेपाल की जनता त्राहिमाम में है, चीन के ओली के करप्शन के कारण, मिसमैनेजमेंट के कारण। ओली जी अब जाने के कगार पर हैं। नेपाल की स्थिति फिर दूसरा रास्ता लेने पर है। जहां निराशा के का वातावरण तैयार हो गया था, फिर दूसरी तरफ फिर उसका करवट 5 साल के अंदर ही करवट हो रहा है। इसलिए मैं तो पूरा होपफुल हूँ कि लाख लोग कोशिश कर लें, हमारा संबंध नहीं टूटेगा, हमारा संबंध कायम रहेगा। जिसका एक उदाहरण मैंने केपी ओली का 4 साल पहले का बताया। मीडिया में जो उम्मीद करता है वर्तमान सरकार से कि भी ऐसा ही हो, और चूँकि हमारा एक अच्छा पड़ोसी है, और सबसे बड़ी बात है कि एक हिंदू राष्ट्र होने के कारण हमारा वो सबसे बेहतरीन और सबसे खूबसूरत पड़ोसी है। अब मैं थोड़ा सा आपका ध्यान, अभी अभी हमारे प्रधानमंत्री जी बांग्लादेश दौरे से आए हैं, तो उनके बांग्लादेश और हमारे संबंध पर थोड़ा सा आपका विचार चाहूँगा। वर्तमान प्रधानमंत्री और शेख हसीना वहाँ की वर्तमान बांग्लादेश प्रधानमंत्री, इन दोनों का संबंध कितना मधुर है, इसका एक उदाहरण काफ़ी है। जो लैंड बाउंड्री सेटलमेंट हुआ है, किसी दुनिया के किसी देश में लैंड बाउंड्री, इतना कॉम्प्लिकेटेड लैंड बाउंड्री का सेटलमेंट एक झटके में हो जाना, ये प्रमाण करता है कि हम और बांग्लादेश, भारत और बांग्लादेश दिल से कितना एक दूसरे के करीब आ चुके हैं। मतलब आप कहना चाहते हैं कि कितने भी हमारे शरारती जो पड़ोसी राज्य हो, पड़ोसी देश हो, वो अपना शरारत करने का कोशिश करें, लेकिन हम अपने संबंधों के दायरे को इतना मजबूत कर चुके हैं किसी भी देशों के साथ, पड़ोसी देशों का, वो टूटने वाला नहीं है। नहीं, ऐसा बांग्लादेश में आज वहाँ जमायते इस्लामी और प्रो पाक एलिमेंट गुट जो है, आज भी वहाँ जी जान कोशिश किया हुआ है कि बांग्लादेश और भारत का संबंध बिगड़े। लेकिन शेख हसीना और जो प्रो भारत के एलिमेंट्स हैं, वो याद करते हैं भारत की क्या भूमिका रही है आज़ाद करने में, और वो बहुत ही मधुर संबंध है। लार्ज छोटा सेक्शन है जो संबंध बिगाड़ना चाहता है, लेकिन बहुत बड़ा सेक्शन है जो संबंधों को बहुत ही मधुर करना चाहता था। और इसी मधुर संबंध के कारण आज की स्थिति ये है कि आप देखिए 1971 का बांग्लादेश कहाँ पाकिस्तान है, और बांग्लादेश का ग्रोथ और बांग्लादेश कितनी जीडीपी कितना बढ़ रहा है, इसी का चूँकि पॉजिटिव थिंकिंग उसकी है, निगेटिव नहीं, पॉजिटिव थिंकिंग चला, भारत उसका साथ दे रहा है। और लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट हुआ, एक अब बचा हुआ तिस्ता वाला, जिसमें ममता के कारण नहीं हो पाया, वो भी हमको लगता है वो एक बचा हुआ है, वो भी हो जाएगा, और बहुत बढ़िया संबंध है, कायम रहेगा संबंध। पॉजिटिव थिंकिंग,
जी, इसी पॉजिटिव थिंक को लेकर मीडिया में आगे भी चलेगा और आपको एक्सपर्ट के माध्यम से आपको अवगत करवाता रहेगा हर विषय को। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।